संभल जाने से रोके गए एसपी के कई बड़े नेता। जी हां, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर 4 सांसद रोके गए हैं। मुरादाबाद में सांसद रुचि वीरा रोकी गई हैं। लखनऊ में एसपी प्रदेश अध्यक्ष नजरबंद किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी नजरबंद हैं। तो संभल जाने को लेकर अब ये नई खबर सामने आ रही है, जहां पर सांसदों को, नेताओं को रोका गया है संभल जाने से। समाजवादी पार्टी के ये सांसद और नेता संभल जाने से, आपको बताएं, कई बड़े नेताओं को रोका गया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर 4 सांसद रोके गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। मुरादाबाद में सांसद रुचि वीरा को रोका गया है। लखनऊ में एसपी प्रदेश अध्यक्ष नजरबंद है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी फिलहाल नजरबंद रखा गया है। बीती रात से ही लखनऊ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर पर पुलिस की तैनाती की गई। आज जब समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पार्टी दफ्तर के लिए निकले तो पुलिस ने अपनी गाड़ी लगाकर उनका रास्ता रोक लिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बाकी नेताओं को भी संभल जाने से रोक दिया गया। माता प्रसाद ने कहा कि डीजी ने 3 दिन तक रुकने को कहा था। अब मियाद पूरी होने के बाद वो संभल जाना चाहते थे। हम उनकी बात पर मानकर रुक गए थे, तो हम जाने की तैयारी कर रहे, तो हमने भेज दिया। अब भेज दिया तो वहाँ के अधिकारियों ने, प्रशासन ने, पुलिस क्या प्रशासन ने कहा कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए इतनी पुलिस लगा दी बस। हालांकि जिलाधिकारी ने 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी शख्स के आने पर रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार संभल का सच सामने नहीं आने देना चाहती, इसलिए वहां किसी को भी जाने से रोका जा रहा है। नेताओं का ये प्रतिनिधि मंडल संभल के पीड़ितों से मिलना चाहता है। और लखनऊ में माता प्रसाद के घर के 3 रास्तों पर पुलिस ने अपनी गाड़ी लगा दी और उन्हें दफ्तर जाने से रोका गया। देखिए विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। है जो उनके घर से निकलकर दाहिनी तरफ जाता है, जो मेन रोड को टच करता है, यहाँ पुलिस की गाड़ियां कैसे आड़ी तिरछी लगाई गई है और इस रास्ते को ब्लॉक किया गया। एक ही गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी, बल्कि बगल में देखिए एक और आपको गाड़ी नजर आएगी। अब आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूं, ये दूसरा रास्ता है। दोनों तरफ गाड़ियां और बीच में पुलिस की गाड़ी तिरछी करके खड़ी की गई, यानी अगर इस रास्ते से भी माता प्रसाद पांडे या उनके सहयोगी निकलना चाहें तो यहां से नहीं निकल सकते हैं। अब तीसरा रास्ता आता है यहां पर। अब अगर आप इस तरफ देखेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में, ये माता प्रसाद पांडे की वो सरकारी गाड़ी है जो नेता विपक्ष के तौर पर उनको मिली हुई है, क्योंकि नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। और यहां भी इस रास्ते को भी कैसे पुलिसकर्मियों की गाड़ियों ने ब्लॉक करके रखा है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये घर है, ये सामने वाला घर है जो माता प्रसाद पांडे का निजी आवास है। और अंदर देखिए कैसे गहमा गहमी का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहां पर और तमाम ऑफिसर्स आके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए माता प्रसाद पांडे नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के संभल मार्च पर ब्रेक लग गया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेताओं को संभल जाने की अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है और उन्हें रोका गया है। इस तरह से कई जगहों से ये खबरें सामने आ रही हैं, जो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। संभल जाने से रोके जा रहे समाजवादी पार्टी के 4 सांसदों ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जब उनका क्या कहना था, जब उन्हें गाजियाबाद और उत्तर दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया, वो संभल जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी तरीके से माता प्रसाद पांडे को उनके आवास के पास ही रोका गया कि वो भी संभल नहीं जाएं, और इसी तरीके से कई सारे सांसदों और नेताओं को रोका गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना, यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है,
वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी। अंकुश माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं सब लोग वहां जा रहे हैं, मीडिया जा रही है, लेकिन हम ही लोग को जाने नहीं दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी जो घटनाएं हैं उनको राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। समाजवादी पार्टी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। वहां के सांसद विधायक आपस में सिर फटौल कर रहे हैं और जो संभल के अपराधी हैं सब समाजवादी हैं। और यूपी के संभल में हुई हिंसा और अजमेर दरगाह के मामले को लेकर जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संभल में हुई हिंसा के बाद सिविलियन किलिंग को लेकर और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर आज जम्मू में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान तख्तियां लहराई। इसमें संभल हिंसा के दौरान पुलिस कार्रवाई में मारे गए लोगों के नाम दर्ज थे। प्रदर्शनकारियों ने संभल हिंसा के लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि हिंसा में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम अपने मुल्क के आइन को बचाने के लिए जिस हद तक जो है इकट्ठा रहना पड़ेगा या जहां तक जाना पड़ेगा हम चलेंगे। और यहाँ पे ये जो है हमने इतिहाद जो किया है, यहाँ पे हम जो इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि हम अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। जो विरोध प्रदर्शन है वो जम्मू के बठंडी इलाके में मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया जा रहा है और लगातार इंसाफ की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। और संभल हिंसा मामले में हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने कैविएट दाखिल की है। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष कोई भी याचिका दाखिल करता है तो बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई भी आदेश पारित न किया जाए। कैविएट संभल के सिविल जज के 19 नवंबर के सर्वे के आदेश से जुड़े मुकदमे को लेकर दाखिल की गई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्द ही सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जल्द ही सिविल जज के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करेगा। इस बीच भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एएसआई ने कहा है कि संभल की जामा मस्जिद 1920 से उनके संरक्षण में। कोर्ट में एएसआई ने बताया है कि मस्जिद कमेटी एएसआई को मस्जिद में घुसने नहीं देती है। एएसआई ने कोर्ट से कहा है कि मस्जिद कमेटी कभी सर्वे नहीं करने देती। भारतीय पुरातत्व विभाग ने मस्जिद कमेटी पर इमारत के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। एएसआई ने यह भी कहा है कि मस्जिद कमेटी ने मौजूदा स्थिति की जानकारी नहीं दी। इधर उत्तरकाशी मस्जिद का मुद्दा फिर तूल पकड़ रहा है। इस मामले पर धार्मिक संगठनों ने कल महापंचायत का ऐलान किया है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई पोस्टर इन दिनों उत्तरकाशी की दरों दीवार पर दिख रहे हैं, चौक चौराहों पर दिख रहे हैं। पोस्टर में हिंदुवादी संगठनों से अपील की गई है कि वो 1 दिसंबर को महापंचायत में शामिल। जो धार्मिक संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक संगठनों से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कथा वक्ता हैं, जो इस प्रकार के आयोजनों में रहते हैं, जो समाज सेवक, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड की धरती संस्कृति हमारी बची रहे, इसको जो लोग जो अपनी प्राथमिकता में रखते हैं, हमने उन सभी लोगों को यहाँ पे आह्वान किया है, आमंत्रित किया है। महापंचायत को लेकर संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर महापंचायत की अनुमति मांगी है। हालांकि अभी तक इजाजत नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और एसपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात गश्त कर रही है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित मस्जिद विवाद को लेकर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है। उत्तरकाशी अल्पसंख्यक सेवा समिति ने याचिका में कहा है कि कुछ संगठन भटवाड़ी मस्जिद को अवैध बता रहे हैं, जिसकी वजह से तनाव के हालात पैदा हो गए। और महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे के 7 दिन बाद भी नई सरकार का मुखिया तय नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे के सतारा चले जाने से इस पर सस्पेंस और बढ़ गया है। मिळते मोठी
शिंदे गुट के नेता कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को जब कभी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो सतारा स्थित अपने गांव चले जाते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले शिंदे कोई चौंकाने वाला फैसला लेंगे? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद भी सरकार का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। चर्चा ये भी है कि सीएम पद छोड़ने के एवज में एकनाथ शिंदे बड़े मोलभाव की तैयारी में। खबरें ये भी हैं कि उन्हें केंद्र में बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन शिंदे महाराष्ट्र की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में आज शाम तक इंतजार करना होगा जब शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और महाराष्ट्र में चल रही सियासत पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय सिरसाट से TV9 संवाददाता कुमार कुंदन ने बातचीत की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल को लेकर कई तरह के उहापोह की स्थिति है। इन सब के बीच हमारे साथ संजय सिरसाट सर मौजूद हैं। सर, जो खबरें छन छन के आ रही है दिल्ली से आने के बाद, ऐसा लग रहा था कि अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, लेकिन आखिर देरी क्यों हो रही है? नहीं, देरी होने की वजह सिर्फ एक ही है कि इसका डिसीजन मोदी साहब को और अमित शाह साहब को लेना है। शायद उनका डिसीजन मंडे तक आने की संभावना है। 2 दिन अभी हाउस सैटरडे संडे बंद रहने की वजह से उनको एक फुर्सत भी मिलेगी और इस बारे में वो डिसीजन लेंगे। लेकिन आपकी सोच के हिसाब से ऐसा कुछ हमारे महायुति में कुछ अनबन चल रही है या तो कुछ उसके वजह से खटाव की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। शिंदे साहब जो भी कहना चाहते थे वो डायरेक्ट मुंह पे बोलेंगे, सामने बोलेंगे। वो बात पीछे बोल के कुछ सोच के ऐसा नहीं होता। और ये खातों की बात अभी चल ही नहीं रही। अभी चल रहा है सिर्फ सीएम का नाम का चुनाव। वो उसका नाम की जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद ये खाते के बारे में सोचा जाएगा। और संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के केयरटेकर सीएम गांव चले गए हैं और बीजेपी को सीएम का चेहरा नहीं मिल रहा है। जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी, फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? बात ऐसी है कि जो निर्णय यहाँ आया है वो बहुत ही अनैसर्गिक निर्णय है। राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ ये निर्णय है और इस बारे में महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है। और ईवीएम को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है। महाराष्ट्र के ताजा नतीजों के बाद पार्टी चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रही है। CWC में इस पर मंथन किया गया। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता CWC की बैठक में शामिल हुए। मंथन का मुद्दा था हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी पार्टी की बुरी हार। नतीजे कांग्रेस के लिए खराब रहे। बताया जाता है कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में नतीजों में छिपे संदेशों पर चर्चा हुई, जिसमें खड़गे ने माना कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से काफी नुकसान हुआ। लेकिन पार्टी खुले तौर पर यह कहने से कतरा रही है और ईवीएम पर सवाल उठाए। वजह यह बताई जा रही है कि चुनाव से पहले कांग्रेस और उनके इंडिया गठबंधन को लगता है कि चुनाव की हवा उनके पक्ष में है, लेकिन नतीजे हैरान कर जाते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने CWC की बैठक में ईवीएम को लेकर बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार की है। इस बीच बीजेपी लगातार कह रही है कि झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं होता। आपको बता दें कि अब तक ईवीएम पर सवाल उठाने वाली 40 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को चुनाव आयोग ने मिलने के लिए बुलाया है। 3 दिसंबर को चुनाव आयोग ने मिलने के लिए समय दिया है। कांग्रेस की शिकायतों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने निमंत्रण दिया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र वोटिंग से जुड़ी चिंताओं की समीक्षा का आश्वासन भी दिया है। कांग्रेस ने मतदान डेटा को लेकर सवाल खड़े किए थे।
और कांग्रेस के ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर बीजेपी ने तंज किया है और कहा है कि कांग्रेस को हार के बाद ही ईवीएम की याद क्यों आती है। जिस प्रकार से अभी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन को गालियां बकी जब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हारे, परंतु वही इलेक्शन कमीशन ठीक होता है जब वो वायनाड में और झारखंड में और जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतते हैं। जब जुडिशरी इनके पक्ष में कोई फैसला दे दे तो जुडिशरी ठीक होता है, वरना ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, जुडिशरी जो है दबाव में काम करती है। तो इसका मतलब साफ है, उनको लगता है कि इंडिया इज इंदिरा। अगर परिवार पर खतरा आता है तो उनको लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है और इसीलिए आज जनता ने उनको नकारा है। पर जनता के नकारे जाने के बाद भी उनकी हरकतें बदल नहीं रही है। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से वह इस प्रकार की बात कर रहे हैं। असल में दिक्कत कांग्रेस के साथ है कि वह अब तक ये नहीं समझ पा रही कि उनके नेतृत्व में दिक्कत है, उनकी लीडरशिप में दिक्कत है। आज उनकी लीडरशिप लीड करने में विफल हो रही है और वह अपने ऊपर ब्लेम लेने की जगह कार्यकर्ताओं पर ब्लेम लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में गैंगस्टर आपका समर्थन करते हैं। कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा? कुछ समय पहले एक और ऑडियो नरेश वालिया पापी आपके एमएलए का सामने आया था जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्शन वसूली कर रहे थे। और ये दूसरी बार है, मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं। और यूपी के लखीमपुर खीरी के एक दारोगा की दबंगई पर एक्शन हो गया है। महिला को धमकी देने के आरोप में राघवेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लखीमपुर में तैनात एक दरोगा का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी जाति का हवाला देते हुए एक महिला को धमका रहा है। पहले सुनिए दरोगा राघवेंद्र सिंह महिला से क्या कह रहा है। क्योंकि मैं जात का ठाकुर हूँ और मैं बहुत बदतमीज किस्म का आदमी हूँ, उनसे बता दिया हूँ कि अच्छे के लिए बहुत अच्छा हूँ। मैं ब्राह्मणों के पैर छूता हूँ लेकिन पैर पकड़ के पटकना भी पसंद करता हूँ। राइट। आपको पसंद है ये बात? बिल्कुल। हमने कह दिया है कि आप 10 बजे अगर नहीं आए तो रात 2 बजे मैं तुम्हारे घर में घुसूंगा, औरत बच्चों को बेइज्जत करूंगा और उठा के ले जाऊंगा। ठीक है। तुमको जहाँ जिससे कहना है कह लेना, कर लेना। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। ये ऑडियो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शेयर किया है और लिखा है कि यह बीजेपी की नारी वंदना का सच है। ऑडियो वायरल होने के बाद दरोगा राघवेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बांग्लादेश हिंसा पर आरएसएस का बयान, हिंदुओं पर अत्याचार तत्काल बंद हो, चिन्मय कृष्ण को मुक्त किया जाए। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार, आगजनी, हिंसा चिंताजनक है। बांग्लादेश की एजेंसियां बनी हैं मूक दर्शक, आरएसएस का बयान। तो आरएसएस की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया आई है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर और आरएसएस ने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार, हिंसा चिंताजनक है, ये बंद होना चाहिए। आरएसएस की तरफ से यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश की जो एजेंसियां हैं वो मूक दर्शक बनी हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो चुपचाप देख रही हैं। तो आरएसएस का बयान बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर, वहां के हिंदुओं को लेकर, हिंदुओं पर अत्याचार तत्काल बंद हो, ये कहा है आरएसएस ने। चिन्मय कृष्ण को मुक्त किया जाए, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है गंभीर आरोप लगाकर, और साथ ही आरएसएस ने यह भी कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा का यह सिलसिला खत्म होना चाहिए, यह बंद होना चाहिए। तो बांग्लादेश की सरकार पर लगातार
इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और अब आरएसएस ने भी ये बयान जारी किया है अपनी तरफ से। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और खासकर इस्कॉन के जितने भी संत हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, जिसमें चिन्मय कृष्ण को प्रमुख रूप से टारगेट किया गया है, उनको लेकर भी आरएसएस ने बयान दिया है। आनंद प्रकाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, आरएसएस की तरफ से इन बयानों का अर्थ क्या है, क्या समझा जाए? क्योंकि आरएसएस ने दो बातें तो साफ कही हैं कि ये जो हो रहा है ये बंद होना चाहिए, हिंदुओं को निशाना बनाने का, और एजेंसियां बांग्लादेश की मूक दर्शक बनी हैं, यानी कि कुछ नहीं कर रही हैं हिंदुओं पर जो कुछ भी जुल्म हो रहा है उसको लेकर। जी बिल्कुल, आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। और जो इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास है, उनको जो अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाल दिया गया, उनकी तुरंत रिहाई हो। इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश की जो एजेंसीज है उन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जिन एजेंसीज का काम है कि वहाँ पे ऐसे कामों को रोकना, ऐसे अत्याचारों को रोकना, वो रोकने की बजाय मूक दर्शक बनी हुई है। साथ ही साथ आरएसएस ने भारत से और जो देश भर की और दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं या एजेंसीज हैं उनको भी कहा है कि उनको भी यहाँ पे आगे आना चाहिए और बांग्लादेश के जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़े होकर उनको अपना समर्थन देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनको हर संभव जो है मदद बांग्लादेश के लोगों को, खासतौर से जो पीड़ित है, अल्पसंख्यक वहाँ पर है, जो हिंदू है, उनको देना चाहिए। तो जाहिर तौर पर आरएसएस का भी धैर्य एक तरह से जवाब दे रहा है, जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार की घटनाएं हो रही है और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो आंदोलन की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में आरएसएस का सब्र जो है वो भी अब जवाब दे रहा है। ऐसे में वो भारत सरकार के साथ साथ जो देश दुनिया भर की जो एजेंसीज है, साथ ही साथ जो संस्थाएं, उनसे उन्होंने आगे आने की अपील की है और वहाँ के जो पीड़ित हैं, जो अल्पसंख्यक जो हिंदू है, उनसे हर समय मदद करने की आह्वान किया है। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। और कल पहली तारीख यानी 1 दिसंबर से अनचाहे एसएमएस को रोकने के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। ये रिपोर्ट में जानिए। धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज से निपटने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने हाल ही में कई निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद ये निर्देश कल से प्रभावी हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूजर्स को अब ओटीपी डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ट्राई की मैसेज ट्रेसेबिलिटी रेगुलेशन के अनुसार कंपनी के भेजे गए सभी मैसेज अब पता किए जा सकेंगे ताकि इनका दुरुपयोग ना किया जा सके। नए नियम के मुताबिक मैसेज को भेजने वाले से रिसीव करने वाले तक पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे पहले इस नियम की घोषणा अगस्त महीने में की गई थी। टेलीकॉम कंपनियों को नए नियम लागू करने के लिए शुरुआत में 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, लेकिन कंपनियों ने इसकी समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने की मांग की थी। ये मियाद आज पूरी हो रही है। अब 1 दिसंबर से अनचाहे कॉल और एसएमएस पर रोक लगने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन नए नियम से फोन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बैंकिंग जैसे काम के दौरान ओटीपी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर ने कोविड के बाद एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। सीआईआई की एक स्टडी के मुताबिक इस साल रियल एस्टेट में करीब 49% बढ़ोतरी की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई की एक रिपोर्ट में रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी की बढ़ती मांग के चलते 2024 में $11 बिलियन के निवेश की संभावना है। जनवरी से सितंबर के बीच ही निवेश $8.9 बिलियन पहुंच चुका है। इन 9 महीनों में रियल एस्टेट में घरेलू निवेशकों ने $6 बिलियन, जबकि विदेशी निवेशकों ने करीब $3.1 बिलियन का निवेश किया है। 2023 में रियल एस्टेट में $7.4 बिलियन का निवेश हुआ था। इस साल ऋण वित्त पोषण भी रिकॉर्ड $4.7 बिलियन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु रियल एस्टेट के सबसे पसंदीदा मार्केट रहे हैं। जनवरी से सितंबर के बीच कुल निवेश का 63% इन्हीं तीनों मार्केट में हुआ। इनमें भी दिल्ली, एनसीआर में सबसे ज्यादा $2.3 बिलियन निवेश हुआ। लुधियाना, मोहाली, कोयम्बटूर, हुबली जैसे Tier 2 शहर भी रियल एस्टेट के नए मार्केट के रूप में सामने आए हैं।